दोस्तों, जुलाई 1955 में पैन एम फ्लाइट 914 मियामी के रास्ते न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से रवाना हुई, लेकिन वो फ्लाइट कभी फ्लोरिडा नहीं पहुंची। प्लेन और उसमें मौजूद 57 लोग एक भी वार्निंग सिग्नल भेजे बिना या मलबे के टुकड़े का एक भी निशान पीछे छोड़े बिना हवा में कैसे गायब हो गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, उस लापता प्लेन का कोई पता नहीं चला और ज्यादातर लोगों को लगा कि ये रहस्य कभी सुलझ नहीं पाएगा। लेकिन फिर 37 साल के बाद एक अनहोनी हुई। तो बैठ जाइए दिल थाम कर और देखते रहिए ये पता लगाने के लिए कि आखिर क्या हुआ था, और साथ ही जानते हैं कुछ और रहस्यमय और भयानक घटनाओं के बारे में। दोस्तों, 1992 की एक सुबह वेनेजुएला के काराकस में एक हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपना काम कर रहे थे कि अचानक उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। भले ही उनके राडार ने एक खाली आसमान दिखाया हो, लेकिन वो आसानी से एक प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ तेजी से आते हुए देख पा रहे थे। जैसे जैसे ये करीब आता गया, उन्होंने देखा कि ये प्लेन पुराने जमाने का था और उसे प्रोपेलर के जरिए चलाया जाता था। ये एक ऐसा मॉडल था जिसका इस्तेमाल सालों से नहीं किया गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डे ला कोटे ने तुरंत पायलट से रेडियो पर संपर्क किया और उसे उस रहस्यमय प्लेन की पहचान करने के लिए कहा। पायलट ने जवाब दिया कि ये फ्लाइट 914 है, जो कि मियामी में उतरने के लिए तैयार है। पायलट उस समय चौंक गया जब जुआन ने उसे बताया कि ये वेनेजुएला का एयरपोर्ट है। वो अपनी मंजिल से 1200 मील दूर पहुंच गया था। चीजें अब और भी अजीब होने वाली थी। जब प्लेन नीचे उतरा तो लोगों ने देखा कि पैसेंजर्स खिड़कियों के सामने जमा हो रहे हैं और उन्होंने अजीब तरह के पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए और एयरपोर्ट पर खड़े मॉडर्न जमाने के प्लेन्स को हैरानी से देख रहे हैं। एक लंबी चुप्पी के बाद जुआन का रेडियो फटने लगा। रूखी आवाज में उस प्लेन के पायलट ने उससे तारीख बताने को कहा। जुआन ने उसे बताया कि आज 21 मई 1992 है। पायलट की तेज सांसें सुनकर वो बता सकता था कि वो डरा हुआ है और किसी मुश्किल में है। पायलट ने कॉकपिट की खिड़की खोल दी और चिल्लाते हुए ग्राउंड क्रू को वहां से हटने का इशारा किया और चिल्लाते हुए कहा कि उसे वहां से निकलना है। जैसे ही उसने अपनी बाहें लहराई, क्लिप बोर्ड से फड़फड़ाते हुए कुछ नीचे गिर गया, जिसे उसने एक हाथ में पकड़ रखा था। लेकिन इससे पहले ही कोई कुछ समझ पाता, प्लेन ने स्पीड पकड़ ली। हवाई अड्डे कर्मचारी दहशत में थे, क्योंकि वो रहस्यमय प्लेन रनवे से नीचे उतरा और आने के कुछ ही मिनट के बाद आसमान में गायब हो गया। जुआन रनवे की तरफ भागा और उस डॉक्यूमेंट को उठाया जो कि पायलट के क्लिप बोर्ड से नीचे गिर गया था। उसने आश्चर्य से देखा कि ये 1955 का कैलेंडर था। घटना के तुरंत बाद हवाई अड्डे के अधिकारियों ने अंदाजा लगाया कि रनवे पर आने वाला ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट 914 थी, जो कि 1950 के दशक में गायब हो गई। लेकिन गहरी छानबीन के बाद भी उन्हें फ्लाइट के अचानक फिर से दिखने के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया, और जहां तक प्लेन की बात है, इसे फिर कभी नहीं देखा गया। तो हम इस टाइम ट्रैवलिंग प्लेन के बारे में आपको क्या जवाब दें? इस दिलचस्प कहानी के प्रेमियों के बीच सबसे लोकप्रिय थियरी ये है कि ये प्लेन गलती से टाइम और स्पेस के जरिए एक वर्म होल में चला गया होगा, जो उसे भविष्य में 37 साल आगे ले गया। अगर आपको लगता है कि अजीब लगता है, तो ये बात ध्यान देने लायक है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट की थ्योरी तकनीकी रूप से वर्म होल की मौजूदगी में विश्वास करती है। पर कैसे? खैर, इमेजिन कीजिए कि टाइम और स्पेस एक कागज की शीट है जिसके दोनों सिरों पर एक पॉइंट मार्क कर दिया गया है। आमतौर पर आप सिर्फ कागज के साथ आगे बढ़ते हुए उन पॉइंट्स के बीच चलते हैं। हालांकि कागज को आधा मोड़ना और पॉइंट्स को एक साथ मिलाना उनके बीच तेजी से जाने का एक तेज तरीका है। वर्म होल की थ्योरी ऐसी ही काम करती है। ये यूनिवर्स के जरिए होने वाला एक स्पेस टाइम बैंड शॉर्टकट है जो अंतरिक्ष और समय में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ता है, जबकि कोई नहीं जानता कि वर्म होल कैसे बनते हैं और किसी ने कभी उनको देखा भी नहीं है। क्या ये थ्योरी टाइम ट्रेवल करने वाले इस प्लेन को एक्सप्लेन कर सकती है? इससे पहले कि मैं सच्चाई प्रकट करूं, अगर आपको लगता है कि इस रहस्य के पीछे वर्म होल थे तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको डाउट है तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए। और मैं हर रोज दिलचस्प कंटेंट पोस्ट करता रहता हूं, तो दोनों ही करना एक बढ़िया आइडिया होगा, है ना? हो गया? ग्रेट। तो आइए अब जानते हैं सच्चाई क्या है। जैसा कि पता चला कि सही जवाब जानने के लिए किसी कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी फेक न्यूज का एक क्लासिक एग्जांपल है, जिसे पहली बार 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज द्वारा फैलाया गया था। यह अखबार पेपर पेन के लिए अजीब कहानियां बनाने के लिए जाना जाता था, जैसे कि लकड़ी के पैर के साथ पैदा हुए बच्चे का दावा करना और एक आदमी की नकली कहानी जिसने अपने ही बूमरैंग की चपेट में आने के बाद खुद पर मुकदमा कर दिया। दरअसल फ्लाइट 914 की कहानी ने 80 के दशक में ऐसी धूम मचा दी कि टेबलॉइड ने वास्तव में इसे 2 बार और चलाया, 1993 में और 1999 में। ये जल्दी ही एक अर्बन लेजेंड बन गया और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के जरिए टाइम ट्रेवल के प्रूफ के रूप में ऑनलाइन इंटरनेट पर फैल गया। दोस्तों, अगर मुझे असली रहस्य के अपने वादे को पूरा नहीं करना होता ना, तो मैं आपको यहाँ नहीं लाता। हालांकि फ्लाइट 914 की बात को बाद में एक अफवाह बताया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में ऐसे रोमांच भरे सफर होते ही नहीं है, जिससे कुछ लोग दूसरा ही सनसनीखेज मोड़ ले लेते हैं। इस तरह की चीजों के कुछ असली उदाहरण कितने अजीब हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी अजीब होती है।
बरमूडा अजीब है। दोस्तों, क्या आप बरमूडा ट्रायंगल की सैर करना चाहेंगे? सालों से बरमूडा, मियामी और प्यूर्टो रिको के बीच नॉर्थ अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में अजीब परिस्थितियों में कई विमान और जहाज गायब हो चुके हैं और इनमें से कोई भी हादसा फ्लाइट 19 के गायब होने वाले कांड की तुलना में ज्यादा अजीब और हैरान करने वाला नहीं है। दिसंबर 1945 में 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स और उनके 14 क्रू मेंबर्स के एक स्क्वाड्रन ने 3 घंटे की ट्रेनिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लेने के लिए फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरी। उनकी उड़ान के कुछ ही समय बाद फ्लाइट 19 में समस्याएं आने लगी। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने मदद के लिए रेडियो द्वारा इमरजेंसी मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए, ये दावा करते हुए कि टेलर के प्लेन के कंपास के खराब होने के बाद स्क्वाड्रन खो गया था। जैसे ही शाम ढलने लगी और मौसम खराब हो गया, रेडियो मैसेज में ज्यादा गड़बड़ी आने लगी और आखिरकार वो पूरी तरह से बंद हो गए। और जैसे ही ये पता चल गया कि स्क्वाड्रन मुश्किल में था, 2 प्लेन्स को एक सर्च और रेस्क्यू मिशन पर फ्लाइट 19 की लास्ट लोकेशन पर भेज दिया गया, जो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर का एक पॉइंट था। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही रेस्क्यू प्लेन वापस लौट कर आया। दूसरा प्लेन, जिसमें 13 लोग थे, टेक ऑफ के 20 मिनट के अंदर ही राडार से गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया और ना ही फ्लाइट 19 के क्रू को कभी देखा गया। पूरी खोज के बाद भी खोए हुए प्लेन्स में से किसी का भी मलबा नहीं मिला और जांच से ये भी नहीं पता चल पाया कि प्लेन कैसे गायब हो गए थे और आज तक भी ये प्लेन बरामद नहीं किए जा सके हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल में ये सब चीजें क्यों होती हैं? वेल, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल यूएफओ के लिए शिकार का एक मैदान हो सकता है या सभी चीजों को निगलने वाले भंवर की एक जगह हो सकती है। ये भी दावा किया जाता है कि अटलांटिस के खोए हुए शहर की प्राचीन तकनीक आसपास के इलाके में मौजूद व्हीकल्स के नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करती है। दूसरी तरफ फ्लाइट 19 के मामले में यह भी संभव है कि विमानों ने वास्तव में अपनी लीडर के कंपास के खराब होने के बाद अपना रास्ता खो दिया हो और प्लेन में गैस खत्म हो गई हो और वो पानी में गिर गए हों। 1940 के दशक के कंपास इतने मजबूत नहीं होते थे, खासतौर पर बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को देखते हुए जो खराब मौसम में प्लेन के आसपास बन सकती हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि खराब विजिबिलिटी के कारण टेलर ने बहामा आइलैंड को गलती से फ्लोरिडा की समझ लिया होगा, जिससे वो फ्लाइट को वापस किनारे के बजाय समुद्र की तरफ आगे की ओर गलत दिशा में ले गया होगा। बचाव अभियान में इस्तेमाल किए गए प्लेन मार्टिन पीबीएम मेरिनर्स थे, जो खतरनाक गैस से भरे धुएं को छोड़ने के लिए जाने जाते थे। पास से गुजर रहे एक टैंकर ने उस जगह के पास आग के लपटों को देखने का दावा किया था जहां रेस्क्यू प्लेन राडार से गायब हो गया था, जिससे पता चलता है कि यह खतरनाक गैस के लीक होने की वजह से जल गया होगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों में लंबे समय से एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या बरमूडा ट्रायंगल वास्तव में रहस्यमय तरीके से गायब होने वाला एक भंवर है, जिसका दावा किया जाता है। इसके नाम के बावजूद दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड से पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल में चीजें लगभग उतनी ही बार गायब हुई हैं जितनी अटलांटिक महासागर में किसी और ऐसी मिलती जुलती जगह पर हुई हैं। इसके बावजूद फ्लाइट 19 की सही स्थिति अभी भी मालूम नहीं हो सकी है, क्योंकि अब तक कोई भी मलबा नहीं मिला है। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। मिस्ट्री मैन, देवियों और सज्जनों, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और एफबीआई के इतिहास के सबसे रहस्यमय अनसुलझे मामलों में से एक के बारे में सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नवंबर 1971 में लगभग 40 से 45 साल की उम्र का एक आदमी पोर्टलैंड, ओरेगन से सिएटल, वॉशिंगटन की यात्रा करने वाले एक प्लेन में सवार हुआ। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, अपनी सीट ली और एक बोरबोन और सोडा का ऑर्डर दिया। उड़ान भरने के तुरंत बाद उसने स्टीवर्डेस को बताया कि उसके ब्रीफकेस में एक बम है। इसे साबित करने के लिए उसने उलझे हुए लाल तारों, सिलेंडर्स और बैटरीज को दिखाने के लिए एक ब्रीफकेस को खोला। उसने कहा कि अगर उसकी 4 पैराशूट और $2 लाख की नगद मांग को पूरा किया जाएगा तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अधिकारियों ने तुरंत ही इन्फॉर्म किया और जब प्लेन सिएटल में उतरा तो एफबीआई ने कहा कि फिरौती के पैसे और पैराशूट तैयार थे। कूपर ने पैसे और उपकरण के बदले सभी 36 पैसेंजर्स को लैंडिंग के बाद प्लेन से उतार दिया। हालांकि उसने फ्लाइट क्रू को बोर्ड पर ही रखा और शांति से उन्हें मैक्सिको सिटी की तरफ चलने के लिए कहा। उड़ान भरने के बाद कूपर ने चालक दल को कॉकपिट में इंतजार करने के लिए कहा। फिर वो प्लेन के पिछले हिस्से में चला गया, अपनी टाई उतार दी, पिछला दरवाजा खोला और फिरौती के पैसे लेकर पैराशूट से छलांग लगा दी। विमान रेनो हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया, लेकिन डैन कूपर को फिर कभी नहीं देखा गया। एफबीआई ने उस रात के बाद 49 सालों तक उस डेयरिंग मिड एयर क्राइम की जांच जारी रखी थी। उन्हें सबसे ज्यादा शक रिचर्ड फ्लॉयड मैककॉय पर था, जिसे कुछ हफ्ते बाद इसी तरह की एक हवाई जहाज की डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया था। लेकिन हाईजैकिंग के दिन उसके लॉस वेगास में मौजूद होने वाले सबूतों के कारण बाद में उससे पूछताछ करके उसे बाहर कर दिया गया। 800 से ज्यादा अपराधियों की लिस्ट तैयार करने के बावजूद एफबीआई इस मामले को सुलझा नहीं सकी। इस कहानी में एक और अजीब मोड़ है। एक छोटे बच्चे को अपराध के 9 साल बाद 1980 में वैंकूवर में कोलंबिया नदी के किनारे के पास फटे हुए नोटों के रूप में $6000 मिले थे। एफबीआई ने जल्दी ही कंफर्म किया कि ये वही नोट हैं जो डैन कूपर को फिरौती में दिए गए थे। हालांकि जांचकर्ता इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि नोटों को जानबूझकर गाड़ा गया था या वो ऊपर नदी से बहकर नीचे आए थे। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि डैन कूपर के साथ क्या हुआ, क्योंकि अब तक कोई भी आखिरी फैसला नहीं हो पाया। कुछ अधिकारियों का मानना है कि कूपर शायद अपनी इस छलांग से बच नहीं सकता था, लेकिन चूंकि कोई बॉडी कभी नहीं मिली थी,
कई लोगों का मानना है कि वो सही सलामत बच निकला। दोस्तों, डैन कूपर का अपराध एविएशन के इतिहास में हवा में चोरी के मामले का इकलौता अनसुलझा अपराध है। ऊपर और गायब। दोस्तों, डैन कूपर की तरह सवारी करना एक बात है, लेकिन एक पूरे प्लेन को चुराना और उसे कहीं छुपाने की कोशिश करने के बारे में जरा सोच कर देखिए। ठीक ऐसा ही दो लोगों ने 2003 में किया, जब उन्होंने अंगोला में क्वाट्रो डी फेवरियो हवाई अड्डे के रनवे से सीधे एक बोइंग 727 चुरा लिया था। हैरानी की बात तो यह है कि FBI और CIA की बड़ी खोज के बावजूद भी इसे कभी बरामद नहीं किया गया। तो ये हुआ कैसे? हवाई अड्डे के दो कर्मचारी मई 2003 में प्लेन में सवार हुए और इसे रनवे से उड़ाने लगे। उन दोनों में से बेन पाटिला एक अमेरिकन पायलट था, जबकि जॉन मुतांगो कांगो रिपब्लिक के एक किराए का मैकेनिक था। दोनों लोगों को मरम्मत करने के लिए प्लेन में जाने की इजाजत थी, लेकिन उनमें से किसी को भी इसे उड़ाने की इजाजत नहीं थी। कंट्रोल टावर टीम ने देखा कि प्लेन रनवे से होते हुए जा रहा है और उन्होंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इससे पहले कि कोई इसके बारे में कुछ कर पाता, प्लेन ने उड़ना शुरू कर दिया और तब से उसको देखा ही नहीं गया। तो फिर क्या हुआ उस प्लेन का? फिलहाल ये अब सब थियोरिटिकल है। हो सकता है कि पटेला और मुतांतु ने इसे खुद के फायदे के लिए चुराया हो, या फिर इसके पार्ट्स को बेचने की उम्मीद में, या उन्होंने इंश्योरेंस कारणों के लिए इसके मालिक के कहने पर इसे चुराया हो। प्लेन के मालिक मौरी जोसेफ पर पहले ही फर्जी बैंक रिकॉर्ड बनाने और ग्राहकों को धोखा देने का इल्जाम लगाया जा चुका है, जिससे कई लोगों का मानना था कि उसने इस डकैती को अंजाम देने के लिए पटेला और मुतांतु को काम पर रखा था। लेकिन ये भी पता नहीं चल सका है कि क्या प्लेन अपनी मंजिल तक पहुंचा या फिर दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में कहीं गिर गया। ना तो प्लेन, ना ही इसके पुर्जे और ना ही कोई मलबा कभी बरामद किया गया, जिसकी वजह से ये एक्सपर्ट चोरी वास्तव में एक सर चकरा देने वाला रहस्य बन गई है। लेडी जो गायब हो गई। अमेलिया एयरहार्ट की किस्मत एक रहस्य बनी हुई है। वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर थी, सबसे ज्यादा बिकने वाली राइटर और अटलांटिक ओशन के पार अकेले उड़ान भरने वाली पहली लेडी एविएटर थी। हालांकि जुलाई 1937 में एयरहार्ट और उनके पायलट फ्रेड नूनन दुनिया भर में अपने ऐतिहासिक मिशन की आखिरी उड़ान पर न्यू गिनी से निकले। एक अच्छी शुरुआत के बावजूद उनका प्लेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा, और ये देखते हुए कि वो कभी वापस लौटकर नहीं आई, एयरहार्ट को 1939 में कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। तो आखिर हुआ क्या था? निश्चित रूप से ये बात तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन एक जानी मानी थियरी ये है कि एयरहार्ट ने वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में सुनसान गार्डनर आइलैंड पर या उसके आसपास एक आपातकालीन लैंडिंग की होगी। एक फंक्शनल प्लेन के बिना उसे और नूनन को अपने बाकी के दिन कास्ट अवे के रूप में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। आइलैंड पर किए गए कई मिशंस के दौरान 1930 के दशक की एक महिला के जूते और गढ़े हुए औजारों सहित कई अजीब कलाकृतियां भी मिली हैं। 1940 में ब्रिटिश अधिकारियों को आइलैंड के एक सुनसान हिस्से में कंकाल भी मिला था, और रिसर्च से पता चलता है कि ये यूरोप में रहने वाली किसी महिला का हो सकता है। हालांकि आइलैंड पर या उसके आसपास कोई प्लेन या मलबा नहीं मिला है, जिससे कास्टअवे थ्योरी सवालों के घेरे में आ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जापान द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले मार्शल आइलैंड ग्रुप में क्रैश लैंडिंग के बाद जापानी सैनिकों द्वारा एयरहार्ट को पकड़ लिया गया था और मार डाला गया था, जबकि कुछ ने यह भी अंदाजा लगाया कि उसने अपनी मौत का नाटक किया और न्यू जर्सी चली गई। उन अजीब कहानियों के पीछे सबूत की कमी को देखते हुए सबसे कॉमन थ्योरी ये है कि एयरहार्ट रेडियो मैसेज करने में होने वाली मुश्किलों और खराब मौसम के कारण पानी में गिर गई होगी। हालांकि ये बात ध्यान देने लायक है कि 2002 के बाद से गहरे समुद्र में खोज करने वाले कंपनी नॉटिलस ने एयरहार्ट के प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने वाले इलाके के आसपास सोनार का इस्तेमाल करके लगभग 2000 स्क्वायर नॉटिकल माइल को स्कैन किया है, और मलबे का कोई भी निशान नहीं मिला है। भाई, जब तक वो मायावी प्लेन नहीं मिल जाता, तब तक इस फेमस एविएटर की तकदीर एक पहेली बनी रहेगी। फ्री फॉलिंग। दोस्तों, 1972 में चेकोस्लोवाकिया के ऊपर से उड़ान भरते समय एक लेडी ने एक ही समय में अच्छी और बुरी दोनों तरह की किस्मत का सामना एक साथ किया। उसका नाम वेस्ना व्लोविक था, और उसके नाम पर आज भी बिना पैराशूट से सबसे ऊंची छलांग लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सर्बिया की फ्लाइट अटेंडेंट अपने प्लेन के बैगेज कंपार्टमेंट में एक ब्रीफकेस बम फटने के बाद 33,330 फुट नीचे गिर गई थी। वो न सिर्फ कहानी सुनाने के लिए जिंदा बच गई, बल्कि वो अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक भी हो गई, और यहाँ तक कि उसने फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में अपनी पिछली नौकरी पर लौटने के लिए भी कहा। तो भाई, ऐसे कहते हैं कमिटमेंट। तो ऐसी कौन सी बात है जिसने उसे जिंदा रहने में मदद की? वेल, गुड लक के अलावा वेस्ना प्लेन के पिछले हिस्से में एक फूड कार्ट के पीछे फंस गई थी, जबकि ज्यादा दूसरे पैसेंजर्स विस्फोट के तुरंत बाद प्लेन से बाहर गिर गए। वेस्ना अपनी जगह पर ही बनी रही। प्लेन का पिछला हिस्सा फिर जमीन पर गिर गया और चेकोस्लोवाकिया में एक जंगली पहाड़ी पर उतर गया, जहां पेड़ों और बर्फ की मोटी परत ने उसे नीचे टकराने से बचा लिया। इसने लैंडिंग करने पर गिरने की स्पीड को थोड़ा धीमा कर दिया, जिससे
जिससे वेसना के शरीर पर चोट का दबाव भी थोड़ा सा कम हो गया। इसके अलावा डॉक्टर्स का मानना है कि वेसना के लो ब्लड प्रेशर के रिकॉर्ड ने लैंडिंग के बाद उसके दिल को फटने से रोक लिया। जरा सोचिए कि कैसे एक पूरी तरह से फुलाया हुआ गुब्बारा थोड़े से प्रेशर से आसानी से फट जाता है, जबकि आधे फूले हुए गुब्बारे में कंप्रेस करने के लिए कुछ जगह होती है। क्योंकि वेसना का हार्ट और आर्टरीज दोनों ही कम दबाव में थी, इसलिए लैंडिंग के दौरान उसके दिल के फटने की संभावना कम हो गई। तो ये है ना एकदम अजीब। दुर्घटना के तुरंत बाद पास के एक गांव के बंदे ने वेसना के रोने की आवाज सुनी। वो मदद के लिए पुकार रही थी और उसे अस्पताल ले जाया गया। वो कई दिनों तक कोमा में रही। उसकी कुछ हड्डियां टूट चुकी थी और कमर के नीचे वाले हिस्से में टेम्पररी पैरालिसिस हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से वेसना ठीक हो गई और एक नेशनल हीरो और सेलिब्रिटी बन गई। हालांकि दुर्घटना की अपनी यादों से वो कभी उबर नहीं पाई। वेल, शायद ये अच्छे के लिए ही है। सीक्रेट स्टोवे। दोस्तों, 15 साल के याहया आब्दी ने अप्रैल 2014 में एक अजीब यात्रा शुरू की जिसने एयर ट्रैवल के अधिकारियों और डॉक्टर्स को समान रूप से हैरान कर दिया। वो इथियोपिया के लिए जाने वाले एक प्लेन में सवार होने के लिए कैलिफोर्निया में अपने घर से भाग गया था, जहां उसे अपनी मां से मिलने की उम्मीद थी। बिना टिकट के वो साहसी लड़का सैन जोस एयरपोर्ट की फेंस पर चढ़ गया। उसने एक प्लेन को देखा और उसके व्हील वेल में घुस गया। आगे जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। हवाई के लिए जा रहे प्लेन ने टेक ऑफ किया और 5.5 घंटे तक उड़ान भरी और 38,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। आब्दी को बहुत ही कम ऑक्सीजन लेवल, बहुत ज्यादा ठंडे तापमान और इंजन के ईयर ड्रम फटने वाले शोर का सामना करना पड़ा। प्लेन को बादलों पर चढ़ते हुए देखने के लिए वो काफी देर तक होश में रहा और फिर इस लंबी यात्रा के कई हिस्सों के दौरान वो काफी देर तक बेहोश रहा। प्लेन के हवाई पहुंचने पर एक लड़के को व्हील रूम से बाहर गिरते देख और रनवे के पार निकलते हुए देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में उसके जिंदा बच जाने से डॉक्टर भी हैरान थे। एक थ्योरी ये भी है कि यात्रा के दौरान आब्दी का शरीर इतना ठंडा हो गया था कि उसका ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिज्म काफी कम हो गया था। उसके शरीर ने बिना उपयोग वाले फंक्शंस को स्लो करना या लगभग बंद करना शुरू कर दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया और फिर जिंदा बच गया। दोस्तों, इससे पहले कि आप बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अपनी अगली छुट्टी पर पैसे बचाने के लिए हवाई जहाज पर लदना एक अच्छा तरीका नहीं है। एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत हैं कि ऐसे में जिंदा रहने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि याहया द्वारा की गई यात्रा की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो सकता है, बशर्ते कि आप प्लेन के व्हील से कुछ लेना गए हों। तो इन सभी बातों पर गौर करते हुए शायद अपनी सीट बुक करना सबसे अच्छी बात रहेगी। द घोस्ट शिप। दोस्तों, अजीबोगरीब रहस्यमय यात्राओं के सभी मामले आकाश में नहीं होते हैं। इनमें से कुछ सबसे ज्यादा हैरान करने वाले समुद्र में होते हैं। उदाहरण के लिए मैरी सेलेस्टे की कहानी ने दुनिया को 100 सालों से भी ज्यादा हैरान किया हुआ है और इसे सुनकर यकीनन आपकी हड्डियां कांपने लगेंगी। ब्रिंगटाइन जहाज नंबर 1872 में 10 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क में यह रवाना हुआ। 8 दिन बाद इसे जेनोआ, इटली में पहुंचना चाहिए था। इसके बजाय इसे नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद आइलैंड के एक ग्रुप अजोरेस के ईस्ट में तैरते हुए देखा गया। मैरी सेलेस्टे को मदद की पेशकश करने के लिए एक टीम भेजी गई थी, लेकिन जब वो जहाज के पास पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ भी ठीक नहीं था। क्रू मेंबर्स का पर्सनल सामान अभी भी वैसे का वैसा ही था, कार्गो भी बरकरार था और जहाज 6 महीने के खाने और पानी की सप्लाई से भरा हुआ था, लेकिन जहाज पर कोई नहीं था। कुछ लोगों का अंदाजा है कि चालक दल को समुद्री राक्षसों द्वारा निगल लिया गया था या समुद्री लुटेरों द्वारा पानी में फेंक दिया गया था। हालांकि ये थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ था, माल की लूट नहीं हुई थी और लड़ाई के कोई निशान भी नहीं थे। एक लॉजिकल थ्योरी ये भी है कि सभी या कुछ यात्रियों ने जानबूझकर जहाज को छोड़ दिया और लाइफ बोट पर सवार हो गए, लेकिन मैरी सेलेस्टे को कोई क्यों छोड़ेगा, खास करके तब जब ये जरूरत की सारी चीजों से भरा हुआ था और समुद्र में चलने के लिए पूरी तरह से लायक था। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि चालक दल ने एक विद्रोह की योजना बनाई थी, जिसमें समुद्र में लाइफ बोट को फेंकने से पहले कप्तान को पानी में फेंक दिया गया था। लेकिन ये भी संभव है कि खराब मौसम ने चालक दल को चौंका दिया हो सकता है कि वो अपने डर की वजह से और बचने की उम्मीद में लाइफ बोट पर सवार हो गए हों, लेकिन लाइफ बोट अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले डूब गई हो, जबकि जहाज बच गया। ये थ्योरी इस बात से प्रूव होती है कि जहाज के पंप्स में से एक को डेक पर अलग कर दिया गया था और कार्गो होल्ड 3.5 फीट पानी से भर गया था। यह संभव है कि कुछ मुश्किल परिस्थितियों में पानी भर जाने के बाद कप्तान को डर था कि जहाज अब समुद्र के लायक नहीं है और डूब जाएगा। अगर उसने ऐसा किया होगा तो यह बड़े ही दुख की बात है, क्योंकि वो गलत था। जहाज तैरने के लिए पूरी तरह से फिट था और कई और सालों तक उसे इस्तेमाल किया जाता रहा था, लेकिन चालक दल का कोई नामो निशान नहीं था, ना ही बोर्ड पर कोई सबूत था। ऐसा लगता है कि सच्चाई को खोजने की उम्मीद बहुत पहले ही लहरों के साथ बह चुकी थी। आपको क्या लगता है, उस भूतिया जहाज का क्या हुआ होगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। रहस्यमय साथी। दोस्तों, आसमान में उड़ान भरते हुए अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में 1944 की सर्दियों में हैं। इस समय के आसपास पड़ोसी देशों के पायलट्स ने प्लेन के पीछे अजीब चमकती हुई रोशनी दिखाई देने के बारे में बताया। लाल, नारंगी और सफेद बत्तियां हवाई जहाज के साथ खिलवाड़ करती हुई दिखाई दे रही थीं। वो कभी करीब आ रही थीं और कभी स्पीड से हवा में घूम रही थीं। बार बार दिखाई देने के कारण सैनिकों ने उन्हें फू फाइटर्स कहना शुरू कर दिया था। ये नाम स्मोकी स्टोवर नाम के एक फेमस कार्टून कैरेक्टर से लिया गया था, जिसने बकवास शब्द फू का इस्तेमाल कैच
कैच फ्रेज के रूप में किया था, लेकिन ये देखते हुए कि ये नजारे कितने आम हो गए थे, वो बकवास के अलावा और भी बहुत कुछ लग रहे थे। ये अजीबोगरीब रोशनी क्यों दिखाई देती है, इसे लेकर कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे। लेखक रिनाटो वेस्को का दावा है कि जर्मनों ने एक गुप्त हथियार डेवलप किया था जिसे फायरबॉल कहा जाता था, जो हवा में उड़ता था और पड़ोसी देशों के पायलट्स का ध्यान इधर उधर करने के लिए कैथरीन व्हील फायरवर्क की तरह घूमता था। हालांकि इतिहासकारों ने बताया है कि इस दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इस बीच कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का दावा है कि फू फाइटर्स यूएफओ थे जो इंसानों को उनके सबसे शक्तिशाली मिलिट्री हथियारों को इस्तेमाल करते हुए देख रहे थे। बेशक आप उस थ्योरी को मानते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या एलियंस पृथ्वी पर आए थे। आमतौर पर एक मानी जाने वाली थ्योरी यह है कि यह घटना किसी मौसम में हुई गड़बड़ी के कारण हुई थी, जिसे सेंट एल्मो फायर के रूप में जाना जाता है, जो शायद उतनी ही दिलचस्प है। इस घटना के कारण तूफान के दौरान नुकीली वस्तुओं के आसपास फ्लोरोसेंट लाइट चमकने लगती है। आग असल में एक तरह का चमकीला प्लाज्मा है जो हवा में एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर निकलता है, जो अक्सर तूफानों के दौरान होता है। इसे अक्सर एक प्लेन के पंखों या अगले हिस्से से फूटते हुए देखा जाता है, जो इन अजीब चमकते फू फाइटर्स की घटनाओं को साबित कर सकता है। हालांकि क्योंकि कई कहानियों में फू फाइटर्स को लाल और नारंगी रंग की तैरती रोशनी के रूप में माना जाता था, वो सेंट एल्मो की फायरबॉल के जैसे बिल्कुल नहीं लगते थे, जो पर्पल लाइटिंग की तरह दिखते थे। कुछ लोगों ने दावा किया है कि बॉल लाइटिंग एक दावा की गई घटना है जो अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है, जिसमें लाइट कथित तौर पर एक तैरता हुआ गोल शेप ले लेती है। ये सही तरह से इस क्राइटेरिया पर फिट बैठता है, लेकिन जब तक हम ये तय नहीं कर लेते कि बॉल लाइटिंग एक असल में चीज है या नहीं है और इस पर रिसर्च कैसे करनी है, ये एक ऐसी थ्योरी लगती है जो हमेशा पहुंच से बाहर रहेगी। फिलहाल कुछ समय के लिए हमें उसी नाम के बैंड को सुनकर अपनी फू फाइटर्स की इच्छा को पूरा करना होगा। तो दोस्तों, इनमें से किसी भी अजीब कहानी को साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई सनसनीखेज थ्योरी है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।